92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी प्रेम में गुगली। एक बहुत ही प्यारे सपने के बीच में मां ने आके मुंह पे पानी के छींटे मार दिए, पर मैं भी ढीठ हूं, सपना टूटने नहीं दिया। अपनी चद्दर से मुंह पोंछा, वापस आंखें मींच ली और सपना कंटिन्यू कर दिया। सपना बड़ा सुहाना था। बसंत के मौसम में बैगनी फूलों से सजा हुआ एक रास्ता, जिस पे चलते हुए हम दोनों, मैं और वो आज मुझसे कहने वाली है कि अरे उठना, कितना बेशरम है, पानी मार दिया फिर भी नहीं उठ रहा। मां ने मुझसे मेरा सपना छीन ही लिया। मैंने खींच के आंख खोली तो मां को हड़बड़ी करते हुए पाया। इतना हड़बड़ा क्यों रही हो सुबह सुबह? सुबह खिड़की के बाहर देखो, सूरज सर के ऊपर मिलेगा। 11 बजे सुबह हो रही है इनकी। चल मुंह हाथ धो के बाहर आ जल्दी, तुझे देखने वसुधा चाची आई हैं। मेरी मां शहर में बसी हमारी पूरी बिरादरी के हर शख्स को उसकी पूरी जन्म कुंडली सहित जानती हैं। ऐसे में उनको लगता है कि यह जानकारी मुझ में भी आनुवांशिक रूप में आ ही गई होगी, इसलिए बिरादरी के किसी भी शख्स के बारे में जिक्र सीधे मुझसे कोई रिश्ता बता के करती हैं, भले ही रिश्तेदार दूर दूर तक रिश्ते में ना हो। ठीक इसी तरह वसुधा चाची थी मुझसे मिलने। क्यों? मैंने क्या किया? अरे बाहर आ जा चुपचाप बस, और ऐसे नंग धड़ंग होके मत आना, पजामा कुर्ता पहन ले मुंह धो के। ड्रेस कोड की बात आते ही तुरंत मेरी समझ में आ गया कि माजरा क्या है। फिर भाई मुझको जांचने किसी लड़की की मां चली आई होंगी। अपने घर वालों को तो मैंने समझा भी लिया, पर ये बिरादरी के लड़की वालों को कैसे समझाऊं? लगता है पैम्फलेट ही छपवाने पड़ेंगे। खैर जाना तो पड़ेगा ही, भले ही बाहर जाके उस अनजान चाची को इनकार थमाऊं। मुंह हाथ धो के बाहर आया तो, मगर ड्रेस कोड में नहीं, लुंगी में, ताकि पहला इंप्रेशन ही गलत पड़े। हाँ तो चाची जी प्रणाम, और कैसी हैं? घर में सब? सारी औपचारिकता एक सांस में समेट देने के बाद मेरी सांस जो बाहर छूटी थी वो वापस अंदर आई ही नहीं। अनजान वसुधा चाची के साथ उनकी लड़की भी थी, वो जिसके कान में हीरे के झूमर जैसे झुमके टिमटिमा रहे थे, वो जो उसके कान पे लटकती लटों से कभी छिपते तो कभी चमकते, नाक पे चांदी की लौंग। बड़ी अजीब बात थी। उसको देख के मैं अपने अधूरे सपने में वापस उस बैगनी फूलों से सजी सड़क पे पहुंच गया था। ये पहली बार हो रहा था कि शादी की बात छेड़ने आई कोई चाची मौसी अपनी लड़की को भी साथ लाई हो। उसका नाम जानने का कौतूहल शरीर में दौड़ गया। मैं उसे देखते ही तैयार हो गया था कि इस रिश्ते के लिए हां कहूं और शर्माऊं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी प्रेम में गुगली। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कहानी के नायक की शादी नहीं हुई है और उसकी मां के सारे परिचित और रिश्तेदार उसकी शादी के लिए रिश्ते लाने में जुटे रहते हैं, जिनमें उसकी कोई इच्छा नहीं है। आज भी ऐसे ही एक मेहमान घर आए हैं, और जब वो अनमना होकर उनसे मिलने गया तो देखा कि एक खूबसूरत सी लड़की भी उनके साथ है, और कहानी के नायक का दिल ला गया। अब आगे। हमारे घर में तो सब ठीक है बेटा, तुम बताओ? अब तो बहुत बड़े सीए हो गए हैं, शादी का क्या विचार है? उनकी बात सुन के एक पल तो समझ ही नहीं आया कि ये अचानक क्या कहने लगी। फिर तुरंत याद आया कि अभी अभी मैंने ही तो पूछा था कि घर में सब ठीक। अच्छा हुआ याद आ गया, वरना उस लड़की के नाम को उसके होठों पे पढ़ने की कोशिश करती मेरी आंखें बदतमीजी का दोष पा जाती। कौन है ये? काफी पहचाना हुआ चेहरा था।
लग रहा था कि कुछ पुराना सा जुड़ाव है हमारे बीच। अमा ये खुशी का ज्वालामुखी क्यों फूट रहा है हमारे भीतर? अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हाँ हाँ काकी, आप लोग तो बस तैयार ही बैठे हैं ना। तो क्या क्या नाम है इनका? किनका? वसुधा चाची ने ऐसे हैरान होकर पूछा जैसे मैंने सुंदर कांड में द्रौपदी का जिक्र कर दिया हो। अरे ये जो है ये आप अरे क्या काकी, हमारे शर्म के मुझसे और कुछ कहा ही नहीं जा रहा था। पहली बार दिखी मेरी शर्म को माँ और चाची दोनों ने पकड़ लिया था। माँ बारामदे के भीतर से दरवाजे की ओट पे आके खड़ी हो गई और मुझको हैरानी से देखने लगी। चाची भी मुझको देख के कुछ समझने की कोशिश करती नजर आई। अब मीनाक्षी, पर ऐसे क्यों पूछ रहा है तू? जानता तो है इसे। अरे दोनों को एक ही साथ स्कूल में डाला था ना, भूल गया क्या? अरे बहन तेरी मीनाक्षी। क्या? मेरा खुशी से उफनता ज्वालामुखी वसुधा चाची ने ढक्कन दे के बुझा दिया। ये क्या पागलपन है? अरे ऐसे ही कोई किसी को किसी की बहन बना देता है क्या? नीम खाए हुए मेरे भावों को देख के मीनाक्षी भी मुझको उसी हैरानी से घूरने लगी जिससे पिछले 3 मिनटों में ये दोनों औरतें मुझको घूर रही थीं। मेरी स्थिति अजीब सी हो चली थी। सुबह सुबह ये कैसा मजाक हो गया था मेरे साथ? इतने वक्त बाद एक लड़की पसंद आई और उसको मेरी बहन डिक्लेयर कर दिया। एक मिनट, तुझे क्या लगा वसुधा चाची क्यों आई हैं? कह के मां ने जोरदार हंसना शुरू कर दिया। उनकी हंसी ने संक्रामक रूप लेके चाची को भी पकड़ लिया। दोनों हरहरा के हंसी जा रही थी। मैं इतना शर्मसार हो चुका था कि उस अभी अभी बनी मेरी बहन मीनाक्षी से तो नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। बिस्तर गीला करने वाली अपनी उम्र के बाद आज जाके बिल्कुल वही महसूस हो रहा था। मां की बात मान के पैजामा पहन लेना चाहिए था। ये लुंगी तो अब उतरी हुई सी लग रही थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी प्रेम में गुगली। इस कहानी में अब तक आपने सुना कहानी के नायक की मां उसकी शादी की बात समाज में चला रही हैं, जिससे नायक बड़ा परेशान है। वो अभी शादी करना ही नहीं चाहता, लेकिन इस बार उसको एक लड़की पसंद आ जाती है। पर उस लड़की की मां, वो महिला जिनको वो वसुधा चाची कहता है, उसे नायक की बहन कह देती हैं। अब आगे। अरे हम तो आए थे टीकू के मुंडन का न्योता देने तुम्हारी मां को। सोचा तुझसे भी मिलते चले। तू क्या समझा? वो लड़की जिसका नाम मीनाक्षी था मुझे बड़ी अजीब तरह से देख रही थी। कभी वसुधा चाची की तरफ मुंह करके बेतरतीब और अधूरी सी हंसी हंसती, तो कभी मेरी तरफ घूमते ही बहुएं से कोड़ लेती। मैं अपनी लुंगी समेत वहां से बाथरूम की तरफ भाग खड़ा हुआ। दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और 2 मग्गे पानी सर पे डाल के कोने में टब के बगल में सिकुड़ के बैठ गया। हंसी की आवाजें अब भी आए जा रही थीं। बस प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, इस स्थिति से उबार दो। अब कभी खुद के सीए होने का भौकाल नहीं झाड़ूंगा। भगवान ने सुन ली और वसुधा चाची मीनाक्षी के साथ 2 कप चाय मारे हंसी के वही टेबल पे छोड़ के चली गई। मैं बाथरूम से बाहर आया, मां से सामना हुआ। वो कुछ नहीं बोली। बोलती कैसे? मुझे देखते ही हंसी जो आने लगी थी उनको। अब घर में रुकना मतलब आबरू नुचवाना था। मैं झट से कुछ भी कपड़े पहन के बाहर हो लिया। पिछले 3 सालों से मां को पता नहीं कहां कहां से लोग मेरे रिश्ते के लिए पूछते आए हैं। मैं मना करता गया। अरे मेरे पास वाजिब वजह थी भाई। अभी अभी तो दुकान जमी थी मेरी। मार्केट में धाक जमाए बिना, कैरियर बनाए बिना शादी करने का क्या तुक है? वैसे भी ऐसे ही किसी लड़की की फोटो देख के उसको हाँ कहने की परंपरा से मैं ज्यादा प्रभावित कभी नहीं हो सका था। छोटा था तभी पापा के कान ये पूछ पूछ के खाता था कि अगर आप माँ से पहली बार मिले थे तो आपको ये कैसे पता चला कि माँ अच्छी है? पापा हंस के गोद में बिठा के मुझे कह दिया करते, बेटा भगवान ना तुम्हारे सीने में पटाखा फोड़ देता है। इससे पता चल जाता है कि आप जिससे शादी करने वाले हो वो अच्छी है
कि नहीं। उस समय मैं शर्ट खोल खोल के कई बार उस पलीते को ढूंढा करता था जिससे भगवान वो पटाखा सुलगाएगा। ये भी सोचता था कि अगर पलीता मिल जाए तो अपनी क्लास मॉनिटर प्रियंका को देख के खुद ही सुलगा के फोड़ लूंगा। पापा के मेरे बचपन में दिए उस सवाल के जवाब को मैंने आज तक यही माना था कि पिताजी बस बेवकूफ बनाते होंगे। अरे उन्हें पता भी नहीं था, शायद उनकी माँ या पिताजी ने भी ऐसे ही दबाव डाला होगा जैसे आजकल ये लोग मुझ पे डाल रहे थे। मैंने कुछ नहीं तो भी 16 रिश्ते बात शुरू होने के पहले ही नकार दिए। माँ अब साजिशों पे उतर आई थी। बाहर किसी से कुछ खुसुर फुसुर कर उन्हें सीधे घर पे मुझको देखने के लिए बुलाने लगी कि इसी बहाने में लड़की की फोटो तो देख ही लूं। पर मैं भी कसम खा के बैठा था, ये तो ना होने दूंगा। एक जनाब तो मैं बेटी के घर ही आ गए, पर मेरी प्रतिक्रिया भी सीधी निकली। उनकी मुझसे 5 साल छोटी बेटी से मैंने मिलते ही पूछा, और बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है आजकल? इसके बाद मुझको दादा या भैया कहने के अलावा उसके पास कोई चारा रह ही नहीं जाता था। मगर आज के उस इत्तेफाक से पता चल गया कि पापा बेवकूफ नहीं बनाते थे। शायद उनके दिल में भगवान जी ने सचमुच पटाखा फोड़ा था। वो धमक आज मैंने भी महसूस की थी। पिछले कुछ महीनों से वो सपना मुझे आ रहा था जिसमें मैं बैगनी फूलों से ढके रास्ते के अगल बगल उन्हीं फूलों से लदे पेड़ों के बीच एक लड़की के हाथ को थामे अंतहीन सड़क पे चला जा रहा हूं। रोज वो सपना वहीं आके टूटता था जब वो मुझसे कुछ कहने वाली होती थी। पर आज जिस तरह उस खूबसूरत रास्ते के उन बैगनी फूलों को उस अनजान वसुधा चाची ने एड़ी से रौंदा है, उससे तो मेरे सारे तार ही ढीले पड़ गए। खुद से कहने में भी झिझक क्या शर्म महसूस हो रही कि शायद मेरे उस स्वप्न की वो सुंदरी ये मीनाक्षी ही है। दूर दूर तक याद नहीं था कि अगर उसको मेरे साथ इन लोगों ने स्कूल में डाला था तो उसको मेरी बहन बनाने की बात कब हुई थी। ये बड़े लोगों का ना यही प्रॉब्लम है एक लाइफ में। पहले तो बच्चों का जोड़ा प्यारा लगे तो बात शादी करवाने तक थी, है? अब पता चला कि नहीं, यहां तक नहीं थी। ये लोग तो बहन भाई भी बना दिया करते थे, जैसे छोटी लड़कियां अपने गुड्डे गुड़ियाओं को कुछ भी बना देती है ना। बचपन से ही मन बना लेना ये कहां की अक्लमंदी है भाई। कई मामलों में तो बच्चे पूरी उम्र इन रिश्तों को लेकर ढोते रहते हैं। मुझे अब याद आया कि मीनाक्षी और मैं घर घर खेला करते थे। हाँ, मुझे वो पसंद थी। ये सब यूं नहीं दिखा इनको, है? अब उन सारे मामलों में से एक आज मैं भी था। मेरी प्रेम कहानी शुरू होने के पहले ही खत्म हो गई थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी प्रेम में गुगली। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कहानी के नायक की मां उसकी शादी के लिए भांति भांति के तरीके अपना रही हैं। उनका बेटा किसी भी लड़की की फोटो तक नहीं देखना चाहता क्योंकि उसका ध्यान खुद की शादी से ज्यादा अपने करियर पे है। फिर भी उसे एक दिन मीनाक्षी नाम की लड़की पसंद आ जाती है जो संयोग से अपनी मां के साथ उनके घर आई थी। नायक उसमें दिलचस्पी दिखाता है, पर उसकी मां उसका यह कह के मजाक बना देती है कि इन दोनों को स्कूल में साथ डाला गया था, इसलिए इसकी बहन है। नायक को ऐसा झटका लगता है कि वो दुविधा में फंस जाता है। अब आगे कुछ 3 दिन बाद हमको वसुधा चाची के यहां जाना था। नहीं, इत्तेफाक नहीं था ये। वसुधा चाची का उस दिन न्योता था। उनके बेटे यानी मीनाक्षी के बड़े भाई साहब के बच्चे का मुंडन जो था। अभी मीनाक्षी और मेरा प्यार शुरू ही कहां हुआ था जो इत्तेफाक होते। खैर, सामना हुआ वसुधा चाची से। वो मुझको देख के पूरी नटखटता से मुस्कुराई। फिर मैंने गौर किया कि वहां मुझे जानने वाले काफी लोग भी वैसे ही मुस्कुरा रहे थे। सब चटखारे ले रहे थे और मैं अपने हाथ में लिए शरबत के ग्लास में डूब के मर जाना चाहता था। सहने की पराकाष्ठा तब छूट गई जब वहां हवा में उड़ते खाली प्लास्टिक के थैले जैसा मेरा एक बहुत ही दूर का हम उम्र भाई भी
मौका ताड़ के मेरे पास आ गया। क्या वे स्कूल की प्रार्थना याद है? भारत हमारा देश है और हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। उसकी खखारती हंसी से मेरे हाथ में थमा शरबत अपने आप उस पे चला गया। मैंने कोई सदाचार न दिखाते हुए बाकी बची कुछ बूंदों से भरा ग्लास उसके हाथ में थमा दिया और वहां से चलता बना। वो बस अपनी गुलाबी रंग में भीगी शर्ट को ताकता रह गया। पर मेरे लिए उस उपहास भरे माहौल में वक्त थोड़ा थम सा गया। मुझे मीनाक्षी दिखाई दी। मैं खुद को उसे देखने से रोक ही न सका। वो भी मुझको देख रही थी। उसकी आंखें चमक सी रही थी, जैसे निचली पलक पे कोई पानी की बूंद हो। मैं सीधे बात के समाधान के इरादे से मीनाक्षी के पास ही चला गया, एकदम संभल के, लोगों से भरी जगह पे नजरों के सर्वेलेंस को छकाते हुए। कदम बहुत रिस्की था, क्योंकि अगर यहां इन लोगों ने मुझे उसके साथ देख भी लिया तो पार्टी का केक मैं ही बन गया समझो। सुनो मीनाक्षी, एक मिनट बात सुनो। तुम अपनी मम्मी से देखिए और दिमाग खराब मत कीजिए अब आप मेरा। मीनाक्षी बोली, एक तो मेरी माँ और ऊपर से ये नया नवेला मुफ्त का भाई। अरे कोई समझता ही नहीं है। पहली बार आई आपके घर तो कितने साल बाद देखा आपको, और फिर ये अब क्या करूं, राखी बांधूं आपको? सारे इमोशन का मजाक बना रखा है। कुछ मत बोलिए, काम कीजिए अपना। मेरे बस हल्का सा मुंह खोलते ही मीनाक्षी के दिल की पता नहीं कौन सी भड़ास बाहर आ गई। मैं स्तब्ध, जड़, पेड़, उसका चेहरा ही लाल हो गया था। वहां से रोते हुए तेजी से निकल गई। मुझे बस ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या। सवाल और सवालों से भरी मीनाक्षी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी प्रेम में गूगली। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कहानी का नायक एक अजीब दुविधा से जूझ रहा है, जिसमें उसकी पसंद की लड़की को उसकी बहन बता के उसका खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। नायक खिन्न होकर उस लड़की मीनाक्षी से बात करने जाता है तो वो उलट के उसी पे अपनी भड़ास निकाल देती है, जिससे नायक हैरानी में पड़ जाता है। अब आगे। मुंडन संस्कार से घर आके भी मैं घर तक नहीं पहुंच पाया था। मन वहीं रह गया था। पूरे माहौल में खुद के मजाक के बाद मीनाक्षी की उन 4.25 लाइनों की बात में उस वक्त बस इतना ही समझ में आया कि बिन रिश्ते की वसुधा चाची का मुझ पे थोपे गए उस रिश्ते का असर मुझसे कहीं गुना ज्यादा मीनाक्षी पे पड़ रहा था। होश संभालने के बाद आज पहली बार उससे मेरी कोई बात हुई, और उसमें भी वो गुस्से से चिढ़ती हुई, रोती हुई। ये क्या बकवास है। अब इसे यहीं ना रोका गया तो मैंने अपने धैर्य और शर्म का साथ छोड़ देना ही बेहतर समझा। मीनाक्षी के लिए मेरे दिल में चाहे जो भी तैयार हो रहा हो, पर उसका रोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे। वसुधा चाची के घर से आने के बाद 1-2 घंटे मंथन कर लेने के बाद मैंने मां को पकड़ ही लिया। अम्मा जी, ये क्या फालतू का नाटक कर रही तुम्हें वो वसुधा चाची है? सर गर्म होता जा रहा है मेरा, बता रहा हूं मैं। कल को कुछ उल्टा पुल्टा बोल दूंगा तो मत। अरे इतना ऐसा क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों? तो फिर क्या करूं? मैंने कहा। हद होती है यार। पहले तो तुम ही पता नहीं कहां कहां से लोगों को पकड़ पकड़ के ले आती थी। उस दिन गलती से थोड़ा इंटरेस्ट ले लिया तो इसमें इतना। अच्छा, क्या ऐसा है क्या? मां के इतना कहते ही मुझे समझ में आ गया कि मैं कुछ गलत कह रहा हूं। वैसे वसुधा की बेटी से बात हुई थी मेरी। रोए जा रही थी। कह के मां ने मेरी पसीने से भीगी गर्दन को देखा और फिर एक जोरदार ठहाके के साथ बोली, बहुत बड़े भोंदू हो तुम दोनों। मेरे मुंह से बस इतना ही निकला, मतलब? साथ में छतरी लगा के जो घर घर खेलते थे तुम लोग, मैं देखती नहीं थी क्या? 1-2 दिन में बात करूंगी वसुधा से। हाँ, ये थोड़ा मामला गड़बड़ कर दिया है उसने, पर सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। पर ये पक्का है ना? मैं मुस्कुरा दिया। थी तो वो मेरी माँ ही, समझ ही गई।
हाँ, बिना करियर बनाए शादी करने का अब भी कोई विचार नहीं था मेरा, पर मेरे बैंगनी फूलों वाले सपने का क्या करता। ये माएं भी ना बहुत चालाक होती हैं। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।